गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की एनसीईआरटी में सिविक्स के चैप्टर जो सत्ता की साझेदारी है, इसमें हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा। एक तो हम लोगों ने बेल्जियम की समस्या को देखा कि बेल्जियम में किस तरीके से इतनी कंपोजिशन है, कौन कौन भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं, और बेल्जियम की अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की समस्या क्या है। और श्रीलंका का भी हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में भी सिंहला समुदाय और तमिल समुदाय के बीच में किस तरीके से कड़वाहटपन हमेशा बनी रहती है। अब जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में हम लोग देखें किस तरीके से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हावी है, मतलब सिंहला समुदाय किस तरीके से वहाँ पर तमिल लोगों के पर अत्याचार किया और जिसका परिणाम गृह युद्ध हुआ। अब जो आज का टॉपिक है वह है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी अपनाया कि अपने यहाँ की इतनी कंपोजिशन को अच्छे तरीके से रिजॉल्व की, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और वहाँ पे गृह युद्ध जैसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने पाए। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, बेल्जियम की जो समझदारी है, बेल्जियम ने क्या किया कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया और बेल्जियम में उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। बेल्जियम में क्या किया गया कि बेल्जियम में जो अनेक सांस्कृतिक विभिन्नताएं थीं उनको स्वीकार किया गया। क्योंकि बेल्जियम के बात को समझिएगा बच्चों कि बेल्जियम जो है हमारा यूरोप का एक देश है ना। पूरे बेल्जियम में कंडीशन अलग है और बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मतलब कि सिचुएशन अलग है। पूरे बेल्जियम में डच लोग बहुसंख्यक में हैं, बाकी लोग अल्पसंख्यक में हैं। लेकिन बेल्जियम की राजधानी जो ब्रसेल्स है वहाँ का कंडीशन अलग है। वहाँ पर फ्रेंच लोग बहुसंख्यक में हैं और बाकी डच और जर्मन लोग जो है सो क्या है, अल्पसंख्यक में हैं। तो वहाँ की सरकार ने कैसी इस समस्याओं का निजात किया, कैसे इन समस्याओं का समाधान निकाला, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर पूरे बेल्जियम में 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। बेल्जियम ने अपने यहाँ के संविधान में 1970 और 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार उन लोगों ने अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट उन्होंने यह किया कि किसी भी आदमी को अकेलापन महसूस न हो, बेगानापन महसूस न हो, बेगानापन का एहसास न हो, सभी लोग मिलजुल कर रह सकें, ऐसी व्यवस्था उन्होंने अपनाने का प्रयास किया। और उन्होंने बेल्जियम के मॉडल की कुछ निम्न बातें थी, उनको हम लोग देखते हैं। पहली बात तो बेल्जियम का यह था कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है, बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। समझे हमारी बात को? संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि केंद्रीय सरकार में, जो केंद्र में सरकार है, उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या इक्वल रहेगी। जब इक्वल रहेगी तो न तो डच लोगों को अपोज करने का राइट, न तो फ्रेंच लोगों को कोई समस्या। दोनों लोगों में तारतम्यता अपना लिया गया, दोनों लोगों में सूझबूझ का परिचय दिया गया और मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते थे जब दोनों भाषाई कुछ विशेष कानून तभी बन सकते थे जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत पक्ष में हो। कितनी बड़ी बात है कि कुछ ऐसे भी कानून दिए गए, मंत्रियों की संख्या समान तो की ही गई, पहली समझदारी। दूसरी समझदारी यह रहा कि कुछ ऐसे कानून थे जिसमें दोनों भाषा बोलने वाले, चाहे डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले हों, दोनों के सांसदों की सहमति अगर होगी तभी वह कानून बनता, अन्यथा कानून वह नहीं बनने पाता साथियों। तो इस तरह से एक यह भी फैसला किया गया, समझदारी अपनाई गई। तीसरी बात क्या थी? केंद्र की सरकार ने अपनी शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं।
मतलब जो पहले बेल्जियम में एकात्मक शासन व्यवस्था था, पहले केवल केंद्रीय स्तर की सरकारें थीं, अब बेल्जियम संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना लिया समझदारी दिखाते हुए, और यह केंद्र का शासन और राज्य का शासन, दो शासन को स्वीकार किया और केंद्र और राज्य दोनों को स्वतंत्र कर दिया। मतलब केंद्र के अधीन अब राज्य सरकारें नहीं थीं। तो यह भी एक बहुत बड़ी समझदारी की बात उन लोगों ने अपनाया। अगली समझदारी क्या दिखाया बेल्जियम ने? तो बेल्जियम ने अगली समझदारी यह भी दिखाया कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रावधान को स्वीकार किया, जबकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। क्योंकि आपको पता है कि पूरे बेल्जियम में डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो डच लोगों ने फ्रेंच लोगों को समान अवसर दिया। और जो राजधानी है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में जर्मन लोग अल्पसंख्यक में हैं, फ्रेंच लोग अल्पसंख्यक में हैं, तो फ्रेंच लोगों ने ब्रुसेल्स में डच लोगों को भी समान अधिकार दिया, समान प्रतिनिधित्व दिया, जिसके चलते यह भी एक समझदारी का परिचय इन लोगों ने दिया। और इसके बाद सबसे बड़ी समझदारी की बात तो बेल्जियम ने यहाँ पे अपनाया कि बेल्जियम ने क्या किया कि एक सामुदायिक सरकार अपनाया। बेल्जियम ने एक नीति अपनाई, सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट उसने अपनाया। क्या अपनाया साथियों, क्या अपनाया बच्चों? सामुदायिक सरकार का कॉन्सेप्ट अपनाया। और इस सामुदायिक सरकार के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। मतलब इस सरकार का चुनाव, सामुदायिक सरकार बनाई गई, सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। मतलब डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, फैसले लेने का अधिकार होता है। तो यह सामुदायिक सरकार पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि सामुदायिक सरकार क्या है। तो बेल्जियम में आपको लिखना होगा कि बेल्जियम की सरकार ने एक समझदारी का परिचय देते हुए एक तरीका अपनाया था, वह था सामुदायिक सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी। और इसमें इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते थे। इसमें डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रह रहे हों, वे लोग ही इस सरकार को चुनते थे। और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार था, फैसले लेने का अधिकार दिया गया था। इस तरीके से बेल्जियम ने अनेक तरह की अपनी क्या अपनाया। तो बेल्जियम की मॉडल जो था कुछ जटिल तो लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से खुद बेल्जियम में रहने वाले लोग भी यह मानते हैं कि जटिल है, पर यह बेहद सफल रही। और यहाँ पर गृह युद्ध जैसी आशंका नहीं रही, क्योंकि शक्तियों को बांट दिया गया, एकात्मक से संघात्मक अपना लिया गया, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया बेल्जियम में। और बेल्जियम और ब्रुसेल्स बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आज वहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सारी समस्या वहाँ पर खत्म हो गई। और इसीलिए बेल्जियम और श्रीलंका के इन कथनों से हम शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? तो यह शिक्षा मिलती है बेल्जियम और श्रीलंका से कि बेल्जियम जैसी समझदारी का यदि कि मतलब जातीय विभिन्नता किसी भी देश में कितना हो बड़ा हो, कितना हो ज़्यादा हो, लेकिन अगर बेल्जियम जैसी समझदारी अपनाई जाती है तो हम विकट परिस्थिति में भी, विविधताओं में भी एकता स्थापित कर सकते हैं, शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, गृह युद्ध जैसी समस्याओं से बच सकते हैं, हजारों लोगों के मतलब मरे मारे जाने की स्थिति से हम दूर हो सकते हैं। जबकि तो श्रीलंका ने ऐसी स्थिति नहीं अपनाई। श्रीलंका में गृह युद्ध, लड़ाई झगड़े, मारपीट हमेशा होते रहे, क्योंकि श्रीलंका ने एक बहुसंख्यक जो भाषी लोग थे, सिंगली समुदाय, वे ही अपने आप को सर्वोच्च मानते रहे और बाकी अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार प्रदान नहीं किए। मेरे साथियों, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद भारत जैसा विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इतनी जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय और मजहब के लोग रह रहे हों। लेकिन भारत ने भी अपनी समझदारी का परिचय दिया था। भारत ने भी राष्ट्रभाषा किसी एक भाषा को नहीं अपनाया, वह सभी
जो अनेक भाषी लोग थे, सभी राज्यों की जो भाषाएं अलग अलग थीं, उन सभी राज्यों को अधिकार दिया कि आप अपनी राजभाषा अलग बना सकते हैं। अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार दिया उन लोगों को, और कोई भी चीज़ें राज्यों पर थोपने का प्रयास नहीं किया गया। इसीलिए भारत में भी जो है सो जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उन्हें भी कुछ आरक्षण दिए गए। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी उनकी भी सुविधा के लिए सरकार की तरफ से संविधान में विशेष सुविधाएं दिए गए। तो इसलिए भारत भी जो है गृह युद्ध जैसी समस्या से टल गया और ये भी समझदारी का परिचय दिया था साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इस चैप्टर में सत्ता की साझेदारी में जो बचे हुए चीज़ें हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसको हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे साथियों। आप यहाँ तक चीज़ों को पढ़ें, और जो चीज़ों को पढ़ें, एनसीईआरटी किताब को पढ़ने का मतलब है कि बीच में से क्वेश्चन को निकाल करके याद करें, तभी आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। और हर टॉपिक के बारे में, हर टॉपिक के बारे में आप कुछ न कुछ जानकारी अपने पास ज़रूर रखें और समझ करके लिखें और चीज़ों को समझते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।